एक तो भाई सबसे पहले मैं माइक को धन्यवाद देता हूँ। ये धीमे पड़े की गति को स्वीकार नहीं करता। आज के हमारे राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज ने निवेदक कि जयपुर शाखा के चौथे शाखा सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे शाखा के अध्यक्ष कॉमरेड गजराज सिंह जी, हमारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड एमएल यादव साहब, हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कॉमरेड केजी गुप्ता साहब, एसोसिएशन के हमारे जनरल सेक्रेटरी हरगोविंद जी, एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कॉमरेड सक्सेना जी, हमारी यूनियन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड संजय चौधरी, और सामने हमारे कुछ और प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हैं यहाँ पर। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस सम्मेलन में मेरे ख्याल से हमारे प्रदेश के पदाधिकारी की जो संख्या है वो लगभग उतनी है जितनी प्रदेश के सम्मेलन में होती है। बहुत साथी हैं यहाँ पर मौजूद। तो हमारे प्रदेश सचिव और जो सौभाग्य से अभी जयपुर आगर में कार्यरत है, भरतपुर से है वैसे कॉमरेड अनूप सिंह जी, उनको मैं संबोधित कर रहा हूँ। नीरज शर्मा जो वैशाली नगर में है, प्रदेश सेक्रेटरी हैं, और हमारे वैशाली नगर में प्रदेश उपाध्यक्ष कॉमरेड अब्दुल हमीद साहब और बहादुर साथी। दोस्तों, मैं काफी देर से देख रहा था, बीच में बोलना भी चाहता था, लेकिन मैंने कहा भाई डिस्टर्बेंस होगा। उधर जो साइड में कुर्सी रखी थी वो तो आधी हो गई। मतलब जो भी आदमी आता है एक टेंडेंसी है, अरे भाई आप सारे के सारे कार्यकर्ता इस, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि आज मुझे 10 मिनट का समय मिल रहा है, तो उसके बाद में ये अपना होगा। और ये मैंने ही कहा है भाई पहले इनको बुला दो, इनको बुला दो, इनको बुला दो, क्यों एक्चुअली हम सुनना चाहते थे यहाँ पर जयपुर में। हमारे जयपुर डिपो का सम्मेलन है, उसमें हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष है भरतपुर से। वैसे ही ऐसा सम्मेलन शुरू का आयोजन मेरे ख्याल से संजय चौधरी के आने के बाद में पहला ही होगा इस टाइप का। तो हम इनको मौका पहला देना चाहते थे, तो मुझे कोई उसमें वो नहीं है, कोई मेरे को कम समय मिला, मुझे उल्टा खुशी है। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो 10-15 मिनट का समय है इसमें ही संक्षेप में मेरी बात। दोस्तों, ये जो जयपुर डिपो है और यहाँ जयपुर डिपो की इकाई में जो हमारे कार्यकर्ता लोग, उनको एक्चुअली देखकर ही नहीं लगता कि ये रोडवेज के लोग हैं। आमतौर पर हम चाहते हैं बिजली उद्योग में जो हमारी यूनियन है इधर की, वहां पर जाते हैं तो 35-40 से ज्यादा उम्र के लोग नहीं मिलते। फिर हम जैसे यूनियन की हमारी है लोक फ्लोर की जो चलती है, उसकी मीटिंग में जाते हैं तो 30-35 से ज्यादा नहीं मिलते। जब हम किसी रोडवेज की मीटिंग में जाते हैं तो 70 साल से कम नहीं मिलते, 65 साल से कम नहीं मिलते। केवल जयपुर डिपो ऐसा है जिसमें मुझे वाकई ऐसा लग रहा है जैसे रोडवेज को हम बिल्कुल जवान स्थिति में देख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम हमारी यूनियन के लिए है। दोस्तों, ये जो रोडवेज है जिसमें आप काम कर रहे हैं, हमारे पास तो उपलब्ध रिपोर्ट है। हमने जो हमारी यूनियन की तरफ से इतिहास भी लिखा है, यूनियन का बुक निकाली है, उसमें भी हमने ये मेंशन किया है कि ये जो रोडवेज है ये नवंबर 1960 से राजस्थान सरकार का जो परिवहन विभाग होता था उसके अंडर में ही चलती थी। और सितंबर 1964 तक ये राजस्थान परिवहन विभाग का ही
डिपार्टमेंट रहा और 1 अक्टूबर 1964 को ये निगम बना और तब से ये चल रहा है, इसकी यात्रा जारी। कभी इसमें 5,000 गाड़ियां मिले, 25,000 स्टाफ मिला, कभी 4,000 रही, कभी 45 रहे और गिरते गिरते कभी 2,000 में रहे। तो ये सारा चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो समानांतर केवल एक संगठन चल रहा है रोडवेज का, वो है राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन की। नवंबर 1960 से रोडवेज चल रही है और नवंबर 1960 से ही ये तक चल रहा है। दोनों समानांतर है। और चूंकि आप नए लोग, मैंने पहले ही कहा है कि 45 साल 40 साल के देख रहे लोग यहाँ पर, तो आप लोगों को वो जानकारियां नहीं है और आप लोगों की मीटिंग भी होती है तो वो भागम भाग में होती है, आपके उस वक्त इश्यू भी दूसरे होते होंगे, तो वो चर्चाएं होती नहीं। रोडवेज के अंदर कर्मचारियों को जो सुविधाएं आज तक मिली हैं, ओवरटाइम कैसे मिलेगा, उसकी गणना कैसे होगी। सितंबर 1978 से पहले रोडवेज का कोई ड्राइवर कंडक्टर समझता नहीं था रोडवेज का नियम क्या है। आपको सप्ताह में एक रेस्ट भी करना चाहिए क्या? ऐसा कोई कानून है क्या? और सप्ताह में अगर रेस्ट आपको नहीं देंगे तो उसके एवज में कुछ अतिरिक्त वेतन भी मिलेगा क्या? कोई जीएच होता भी है क्या? ये मोटी मोटी चीजें हैं। ये 1978 30 सितंबर का 30 नवंबर 30/11/1978 के 2 ऑर्डर हैं, ऑर्डर नंबर 3062 और 3063। और उस टाइम हमारी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे कोमल यादव। उन दिनों मेरा पोस्टिंग जालौर में था। मैं आपको नए लोगों को बताना चाहता हूं ये बात, जब इनका सर्कुलर जाता तो हमको ऐसा लगता जैसे कि कोई गीता का चैप्टर आ गया। मैं वहां सेक्रेटरी था, 4 बार में सर्कुलर को पढ़ता। हमारे यूनियन में क्या लिखा है, यूनियन का क्या कार्यक्रम है, फिर तुरंत में मीटिंग बुलाता मैं। ये जयपुर से सर्कुलर आया है यादव साहब का, ये मामले लिखे हैं, ये प्रोग्राम है, फला तारीख की जयपुर में मीटिंग रखी है। तो जयपुर आने से पहले भी फिर मीटिंग होती थी, आप 3 दिन की। ये जो अभी आपका बीच का हिस्सा है, जहां लाल लगा घास का मैदान था, आज तो आप चाय पिला रहे हो और आपने ये भी कहा कोमल देखना, मैंने कहा दाल रोटी करवा लेते हैं। तो महजी कहने लगा साहब देखो दाल बाटी चूरमा करेंगे, तो दाल बाटी चूरमा भी हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं 3 दिन की मीटिंग करते थे यादव साहब। प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग कितने दिन की? 3 दिन की। कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं, कोई नाश्ता नहीं, कोई सोने का इंतजाम नहीं। हम गाड़ियों में सोते थे। हमारी मैं जागरूक में होता था, जागरूक की गाड़ी आई उसमें रात को सो गया, नागौर वाला नागौर की गाड़ी में सो गया, जोधपुर वाला जोधपुर की गाड़ी में सो गया और हमको मच्छर काटते थे जिंदगी में। नहाने धोने का कोई ठिकाना नहीं। वो जो रहा आपने देखा रोडवेज पर जितने खतरे हैं, उन खतरों की शुरुआत बीजेपी हुकूमत से ही हुई, भैरू सिंह शेखावत के राज से ही हुई। हमारा मैनेजमेंट कह रहा है 15% किराया बढ़ना चाहिए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर रोहतास शर्मा, जो भैरू सिंह शेखावत का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, वो कहा नहीं आप 15% मांग रहे हो, हम 30% की अनुमति देते हैं।
98 की बात बता रहा, 30% जर्मनी भी रोडवेज 1997 तक, 1991 से लेकर 1997 तक फायदे में थी और 1998 से घाटे में गई और उसके बाद से लेकर आज तक स्थिति आप देख रहे थे कमोबेश वही है। क्या कारण हुआ? 30% बढ़ा दिया किराया। हमारी रोडवेज में जो सवारी बैठती थी, प्राइवेट का तो पहले ही कम था, 30% और बढ़ा दिया तो बहुत ज्यादा गैप हो गया। हमारी सवारियों का बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेट की तरफ चला गया और हमेशा का उन्हीं का होते रहे। उसके बाद में आपने वसुंधरा का देखा, 4 अक्टूबर 2016 को भूले नहीं होंगे कम से कम जयपुर के लोग तो। 4 अक्टूबर 2016 वो तारीख है राजस्थान रोडवेज की। अगर उस दिन एकक यूनियन के नेतृत्व में, हालांकि वो सही कोर्ट से लड़ाई थी, लेकिन बहुत बड़ा रोल तो एकक का ही था और जयपुर में जो एकक का रोल था उसमें बहुत बड़ा रोल जयपुर डिपो के कार्यकर्ताओं का। 4 अक्टूबर को अगर रोड परिवहन की प्राइवेट गाड़ी श्रेणी के अंदर चली जाती तो आप ये सम्मेलन कर रहे होंगे। आपकी रोडवेज बस्ती क्या, मैं कह रहा हूं रोडवेज की शक्ल भूल गए होते लोग। तो उस तरीके की लड़ाई थी, ये जिक्र करके मैं कहना ये चाह रहा हूं। रोडवेज है तो उसका काम क्या है? उसका काम सरकार नहीं, उसका काम कोई दूसरे सेक्टर में नहीं है। केवल मात्र रोडवेज का एक संगठन जिसका नाम राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन एकक है और जिसके नेता कोमल एमएल यादव है, इनके नेतृत्व में रोडवेज को बचाने के लिए समय समय पर अगर संघर्ष नहीं किए गए होते तो रोडवेज रह नहीं सकती थी, रोडवेज बच नहीं सकती। इसलिए हम कह सकते हैं राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट में आरएसआरटीसी कहते हो, वो और राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन एकक, ये दोनों पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची समझते हो? नाम तो जरूर अलग अलग दिखेगा, आरएसआरटीसी और हमारा राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन एकक, लेकिन दोनों एक ही हैं। बल्कि ये अगर कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं है, अगर यूनियन नहीं होती तो रोडवेज नहीं होती। इसलिए अगर आपको अपनी नौकरी की सुरक्षा चाहिए, क्योंकि अभी आपकी नौकरी शुरू हुई है भाई, मेरे को यादव साहब को, हरगोविंद जी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हमें तो केवल एक ही नुकसान होगा कि एक तो सिद्धांत हमारे अंदर जो घुस गया है उसका हमको सैद्धांतिक नुकसान होगा और दूसरा नुकसान होगा जो हमारी एक मन में एक मानसिकता बैठ गई है कि भाई कम से कम हमारे जिंदगी ऐसा दिन नहीं आए जब तक हम जिंदे रहे कि हमको रोड के ऊपर रोडवेज की गाड़ी नहीं दिखे, ऐसा दिन नहीं आना चाहिए। ये भावना जुड़ी हुई है, इसके कारण हम हैं। बाकी तो हमको क्या नुकसान है? मेन नुकसान किसको होगा? किसको होगा नुकसान? उसको होगा जो आज 10,000 एम्प्लॉय कर रहा है और 10,000 में से 8,000 ऐसा है जिसकी कम से कम 20 साल की नौकरी अभी बकाया है। अभी आपने पिछले दिनों देखा, आज हमारी रोडवेज की स्थिति क्या है? कर्मचारियों के 10,000 में से केवल 980 या 81 लोग सीपीएफ में हैं। बाकी कितने बच गए? लगभग 9,000 लोग ओपीएस में हैं। अभी 6 महीने पहले अक्टूबर में 9 अक्टूबर को सरकार ने ऑर्डर निकाल दिया कि भाई जो संस्थाएं ओपीएस जैसी स्थिति में नहीं है, जिनकी आर्थिक हालत सही नहीं है, वो अपने कर्मचारियों की ओपीएस बंद करने के लिए आजाद है। वो वापस उनको सीपीएफ स्कीम में ले जा सकते हैं। आप जरा सोचिए, किसने मेहनत की, किसने लीड किया? यादव साहब ने। और किस हालत में किया? मुझे अच्छे से याद है, 30 सितंबर को यादव साहब का ऑपरेशन हुआ।
मैं इनसे घर मिलने के लिए गया, पूछने के लिए तबीयत कैसी है, तो इनका दिमाग तो कहीं दूसरी जगह ही काम कर रहा था, न तबीयत पर कर रहा था न मुझ पर कर रहा था। उन्होंने कहा ओपीएस का ऑर्डर ध्यान में है, मैंने कहा है, इसको लेके कुछ करो वरना लोग मर जाएंगे। केवल रोडवेज के नहीं, रोडवेज के तो 10,000, बिजली के 65,000, आईटी रिको यूनिवर्सिटी लगभग 1.5 लाख कर्मचारी जो ओपीएस पे है, सारे की सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। हमने आंदोलन किया, 18 नवंबर को धरना दिया लास्ट में शहीद स्मारक। आप में से कुछ लोग गए होंगे, आपको मालूम होगा। और 18 नवंबर और 24 नवंबर को तो सरकार ने वो ऑर्डर ही वापस कर दिया। जबकि इसमें समझने की बात यह है, बीएमएस को क्या इस आर्डर का विरोध नहीं करना चाहिए था? क्या उनको उनके लोगों ने केस नहीं ले रखी? लेकिन वो भक्ति निभाते हैं किसके साथ? सरकार के साथ, आरएसएस के साथ। उनकी कोई भी जो है एक तरीके से वो मजदूर हित के साथ भी जुड़ी हुई है ही नहीं। अगर मजदूर हित के साथ जुड़े हुए होते तो उस संघर्ष में वो हमारे साथ होते, लेकिन वो सरकार की किसी भी नीतिगत फैसले की आलोचना नहीं करते। तो ये आपको समझने की बात है कि हमारी यूनियन की स्थिति क्या है, उसका महत्व क्या है। अब अभी 14 के जो माहौल बना हुआ है जयपुर में, उसके बारे में महेश जी गए, दिनेश जी गए, एक दो साथी और गए, बलवीर भी गए थे, और इन्होंने मुझे बताया भाई ये स्थिति है। मैंने सारी चीजों को देखा, खाली मैंने इनके कहने से विश्वास नहीं किया कि भाई महेश जी कह रहे हैं, दिनेश जी कह रहे हैं। मैंने उसका परीक्षण किया और ठीक पाया। 14 तारीख को मैंने एक ज्ञापन लिखा, जो आपने उस पर सोशल मीडिया पर आपने पढ़ा हो, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पूरे राजस्थान रोडवेज में सारी की सारी यूनियन इस बात को जानती है, हमारा मैनेजमेंट जानता है, और जहां तक कि सरकार के भी कुछ हिस्से जानते हैं इस बात को कि रोडवेज में जितना भी भ्रष्टाचार होता है, जो भी जिस तरीके का राजस्व रिसाव होता है, अगर सबसे कम लोग इस धंधे में लिप्त हैं तो उस संगठन का नाम है राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन। मैंने देखा, देख के मैं दंग रह गया। मैंने ऐसी स्थिति देखी नहीं। 37 साल मैंने रोडवेज में नौकरी की, उसके बाद में अभी 15-16 साल से मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ 2009 से। मैंने ऐसी स्थिति नहीं देखी। हमारे 7 साथियों का डाटा मुझे दिया गया है, उनमें से मेरे ख्याल से यहाँ भी कुछ लोग बैठे होंगे। एक तो मुझे फक्र इस बात का कि वो केवल 7 ही थोड़ी है यार, उन 7 के साथ तो और भी हमारे दूसरे बहुत से लोग होंगे, वो तो खाली नाम 7 का दिया है। तो ऐसे सारे लोगों को मैं राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एकक की तरफ से, हमारे कॉमरेड एमए यादव की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं आपको इस बात के लिए कि आपने कम से कम ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि जिसका कोई मुकाबला नहीं। इसके बारे में मैंने बात की। आपका जो जोनल मैनेजर है खेम सिंह, आपके जो डिप्टी जीएम है यहाँ हेड ऑफिस में स्टेटिक्स में, क्या नाम है, रामजीला यादव साहब गए, मैंने गया साहब ईडीटी से बात, ईडीए से बात की, मनोज बंसल जो यातायात के महाप्रबंधक, उनसे हमने बात की और वो ज्ञापन तो ऊपर तक गया। सवाल ये यार 52 रुपए की इनकम, 52 रुपया पर किलोमीटर, 52, और जो दूसरे कंडक्टर चल रहे हैं उनकी 32 रुपया पर किलोमीटर, डिफरेंस कितना हुआ? 20 रुपया पर किलोमीटर। और अगर 2 दिन में गाड़ी 1000 किलोमीटर चलती है तो कितना डिफरेंस हुआ? कितना हुआ भाई? 1000 को 20 से गुणा करोगे तो कितना हुआ? 20,000 कहां गया एक आदमी पर?
आदमी, 2 दिन में एक गाड़ी तो 1000 किलोमीटर चल रही, उस पर जो बंदा चल रहा है वो 20,000 रुपया कम जमा करा रहा है। ये बात सही है रिपोर्ट से। फिर मैंने इसी आधार पर एक स्टेटमेंट बनाया, और स्टेटमेंट बनाया तो मुझे खुद को आश्चर्य हुआ, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा मैंने कहीं गणित में गलती तो नहीं कर दी। अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 3 महीने की रेवेन्यू डिपो की आई 23 करोड़, कितना 23 करोड़। अगला 3 महीना जनवरी से और मार्च 2026 रेवेन्यू कितनी आई? 21 करोड़ 50 लाख। 21 करोड़ 50 लाख, दोनों में डिफरेंस कितना? एग्जैक्ट डिफरेंस आया 1 करोड़ 58 लाख। 3 महीने में कम आया। फिर मैंने कहा चलो 1 महीने का निकालो, 1 महीने का निकाला 53 लाख। फिर मैंने सोचा भाई 1 दिन का निकालो, तो 1 दिन का 1,76,000, 1,76,000। और उन लोगों को प्रसाद दिया जा रहा है, उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। उस संरक्षण में आपका सीएम भी भले ही ईमानदार हो, लेकिन मैं उसको शामिल मानता हूं। जब उसको मालूम है, और सीएम की बात तो यहां तक है, सीएम ने जो हमारी रिपोर्ट गई वहां पर एग्रो रिपोर्ट, और उस पर लिखा है लोग इसकी जांच करके बताइए, तो आपका सीएम क्या कहता है मालूम है? पहले तो ये बताओ यूनियन वालों को ये आंकड़े किसने दिए? जांच वांच नहीं, पहले तो ये बताओ कि आंकड़े दिए किसने? तो जिससे सवाल पूछा उसने कहा साहब ये आंकड़े तो सार्वजनिक है, एमआईएस में भी जाते हैं, हेड ऑफिस में भी रहते हैं, ये तो कोई भी आंकड़े ले सकता है। बोला तो हम ये सिद्ध करो कि यूनियन ने जो आंकड़े दिए हैं वो गलत दिए, समझ गए? कि मंदिर क्या मिला है, ये सिद्ध करो कि जो यूनियन ने इसमें लिखा है वो गलत है। तो जिस कर्मचारी से ये बात हो रही थी उसने कहा साहब मैं ये कैसे कर सकता हूं? जब आंकड़े सही हैं तो मैं किस आधार पर गलत सिद्ध करूं? इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो वहां पर खेल हो रहा है पूरा 1,76,000 रुपए पर डे का, ये जो खेल हो रहा है जयपुर में, उसमें मिली भगत परस है। भले वो कैश नहीं लेता होगा और कुछ लेता होगा, वरना तो क्या कारण है कि भाई ईमानदार है और फिर 1,76,000 की चोरी करवा रहा है। एक कोई टीआई साहब है, क्या नाम है, वीरेंद्र, उसका काम है हेड ऑफिस में। हम क्यों डरे? हम सही बात क्यों नहीं करें? आपके वो मैनेजर काफी मीटी के पास गए होने लगे, अरे भाई ये कोई समस्या का समाधान है? समाधान है कोई समस्या का? ये सारी चीजें हैं। कमेंट में पुनः आपको एक बार बता देता हूं, लेकिन ये कहते हुए एक तो मैं आपको बात कह रहा हूं, हमने भी 37 साल यूनियन चलाई और बुढ़ापे में मैं प्रदेश में आया। बुढ़ापे में मतलब जब रिटायरमेंट में 2 साल थे, 58 साल का हो गया जब मैं जनरल सेक्रेटरी बना। 58 साल की उम्र तक मैं ब्रांच में रहा, और हम सोचते थे कि यार हमारे पास कंडक्टर नहीं है यूनियन में, कम है, ड्राइवर तो खूब है। हमारी सोच पता नहीं क्यों बन गई, अगर कंडक्टर हो तो ड्राइवरों को आराम से यूनियन में लाया जा सकता है, इसलिए बनी। या ड्राइवर कंडक्टर का तो चोरी दामन का साथ है। कोई दरगाह आ गई, दरगाह चलती गाड़ी में दरगाह आ गई, सिक्का फेंक रहा है तो वो कंडक्टर से मांग रहा है भैया 1 रुपये का सिक्का लेना, दरगाह पर चढ़ा है। तस्वीर लग रही है भगवान की गाड़ी में, माला के लिए चढ़ाएगा तो माला ड्राइवर, लेकिन पैसा कंडक्टर का होगा। समझने में क्या कह रहा है? अगर वो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो जो समझदार कंडक्टर है वो तो ड्राइवर को कहने ही नहीं देता, वो एडवांस ही लाके दे देता है। लोग उस्ताद जी खाना है
लेकिन ये मैं उल्टा काम देख रहा हूं जयपुर डिपो में। जो हमारे कंडक्टर साथी यहां बैठे इसको चुनौती दो, चुनौती संकल्प ये अपनी ड्यूटी में शामिल कर लो कि सुबह से शाम तक जो मेरे साथ रहता है, ठीक है, इन सारी चीजों में वो मेरे ऊपर निर्भर है। मैं जिस संगठन में हूं वो एक ईमानदार संगठन है। वो संगठन अगर नहीं होता तो रोडवेज नहीं होती, मेरी नौकरी नहीं होती। तो भाई ऐसे संगठन के लिए मुझे ये लगता है कि आप प्रयास कर रहे हो वो नहीं आए, ऐसा मैं मान के चलता ही नहीं। मुझे ये लग रहा है कि हमारे जो कंडक्टर भाई हैं जयपुर डिपो के, उन्होंने ये प्रयास किया ही नहीं ड्राइवर से करिए। और अगर आपने एक महीना प्रयास कर लिया तो जितने आप कंडक्टर हो, मैं आपको कह रहा हूं कि कंडक्टर का जल्दी सी आपको रेस्ट नहीं मिलता। वो बीच में क्या कहते हैं, उतारते हैं ना क्रू चेंज में कंडक्टर का ज्यादा नहीं होता, ड्राइवर का होता है। कहने का मतलब एक कंडक्टर दो ड्राइवर, एक कंडक्टर दो ड्राइवर। तो मालूम है आपकी कितनी ताकत है? अरे आपको हनुमान जी हो गए, क्या समझ रहे हो अपने आप में ताकत नहीं है? हमारे दो डिपो कंडक्टर चला रहे, भरतपुर और लोहागढ़ को कंडक्टर चला रहे, जयपुर और मत्स्यनगर को कंडक्टर चला रहे। वहां पर इसलिए देखिए क्या है, अभी ये बोल रहे थे ना आपके सामने हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, एक कोई कार्यक्रम होता है डिपो लेवल का, एसोसिएशन में कुछ लोग आ जाते हैं, 100-150 लोगों के बिना कोई कार्यक्रम नहीं होता। कंडक्टर में होता क्या है? तो आप मुझे आज ऐसे लग रहे हो कि जैसे कमारे हो। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, शादीशुदा नहीं हुआ